नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कार्डियक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जो हर पेपर में आता है। एक होगा हमारा डिसरिथमिया और थोड़ा बहुत हम देखेंगे डिसरिथमिया की ईसीजी, डिसरिथमिया और ईसीजी। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज डिसरिथमिया। डिसरिथमिया से पहले हमें पता होना चाहिए रिदम क्या है, हमें पता होना चाहिए बेसिक किसके बारे में, हमें पता होना चाहिए ईसीजी के बारे में। तो हम पढ़ेंगे पहले तो नॉर्मल रिदम, नॉर्मल रिदम के बारे में। तो नॉर्मल रिदम के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक पढ़ लेते हैं। ये है हमारा हार्ट, कुछ ऐसा होता है हमारा हार्ट। हार्ट में यहाँ पे प्रेजेंट होती है एसए नोड, ये प्रेजेंट होती है एवी नोड। तो एसए नोड से करंट जाता है एवी नोड की ओर, एवी नोड से करंट जाता है नीचे। और किसके हेल्प से जाता है, यहाँ होती हैं कुछ तार के गुच्छे। तार के गुच्छे हैं, गुच्छों को बोला जाता है बंडल। और जिस भाई साहब ने ढूंढा था उसका नाम था हिस, तो इसलिए इसका नाम होता है बंडल ऑफ हिस। अब यही बंडल क्या हो जाते हैं, फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और आगे क्या हो जाते हैं, ऐसे घूम के वापस आ जाते हैं। और ये क्या है, तार है। और तार को क्या बोला जाता है, फाइबर। तार को बोला जाता है फाइबर। और जिस भाई साहब ने ढूंढा उस भाई साहब का नाम क्या था, परकेंजी फाइबर, इसलिए इसका नाम होता है परकेंजी फाइबर। ठीक है। और इसका नाम था हमारा एसए नोड। एसए नोड को पूरा देखा जाए तो उसको बोला जाता है साइनो। साइनो क्यों कहते हैं अभी हम देखेंगे। साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। इसको बोला जाता है एवी नोड। एवी नोड को बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के पास है, इसलिए इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये जो एसए नोड होता है, ये जो करंट देता है, तो करंट देने को बोलते हैं साइनस, और करंट देने को बोलते हैं एक और चीज पेस। आपने सुना होगा पेस मेकर, पेस। तो पेस का मतलब आज के बाद कभी भी ये वर्ड आए पेस, तो पेस मतलब होता है क्या, करंट देना। क्या करना, करंट देना। ठीक है। इसलिए आपने सुना होगा पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं, तो जो सबसे ज्यादा करंट देता है उसका नाम है साइनो एट्रियल नोड, एसए नोड। इसलिए इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल करंट यही देगा, स्टिमुलेशन केवल यही देगा। एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम दे रहे हैं एवी नोड। ये भी हमारा क्या देता है, करंट देता है। और कितना करंट देता है, ये करंट देता है इससे थोड़ा कम। अगर ये मान लीजिए कितना करंट देता है, ये करंट देता होगा, ये करंट देता होगा 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट के हिसाब से। यानी कि इतना करंट दे कि आपकी हार्ट रेट कितना मेंटेन रहे, 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट रहे। जब 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट रहे तो ये कौन दे रहा है, हमारा एसए नोड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही दे रहा है। हमारा और कौन सा स्ट्रक्चर देता है, वो देता है हमारा एवी नोड। एवी नोड कितना करंट देता है, ये करंट देता है कम से कम 40 से लेकर 60 बीट पर मिनट। इतना करंट दे दे कि आपका हार्ट रेट मेंटेन हो जाए कितना, 40 से लेकर 60 बीट पर मिनट। ठीक है। फिर ये जो नीचे बंडल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी करंट नहीं जनरेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ये भी जनरेट करते हैं लेकिन कम करते हैं। ठीक है। और इसी करंट को आगे भी कंटिन्यू करके ले जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं ये जो लेके जाता है, ये लेके जाता होगा शायद 20 से लेकर 40, 20 पर मिनट आपकी हार्ट रेट हो जाए उतना करंट। ठीक है। तो ये था बेसिक चीज कि हमारा हार्ट कैसे काम करेगा। अब समझिए, जब करंट यहां से नीचे आता है, जब करंट ऊपर से नीचे आता है, कहां से करंट आ रहा है, एसए नोड से, तो ये करंट ऐसे भी जाता है और साथ साथ में यूं आता है, ऐसा समझिए। और यूं जाता है तो सबसे पहले जैसे ही करंट आता है तो हार्ट क्या होने लगता है, पिचकता है। और पिचकेगा, कौन सा पार्ट पिचकेगा, हमारा ये वाला पार्ट, यानी कि मैं कह सकता हूं एट्रियल वाला पार्ट। तो समझते हैं थोड़ा सा। ये जो पार्ट है, अगर करंट यहां से आए और करंट यूं जा रहा है नीचे की ओर, तो उस टाइम पे कौन पिचकेगा, हमारा एट्रिया पिचकेगा। और पिचकने को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट। पिचकने को बोल जाता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड यूज करते हैं सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड यूज किया जाता है हमारा
सिस्टोल। पिचकने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के लिए बोलते हैं सिस्टोल। और सिस्टोल के लिए अगर कोई दूसरा वर्ड यूज करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा वर्ड? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, इसका मतलब 3 वर्ड सेम हो गए, 3 वर्ड सिनोनिम हो गए। कौन सा? कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल और डीपोलराइजेशन, तीनों चीज। अब थोड़ा सा मैं ईसीजी बनाऊं। आपने देखा होगा ईसीजी कुछ इस प्रकार की होती है, यूं, ऐसे। फिर से आपने ऐसे ही देखा होगा। तो ईसीजी कुछ ऐसी होती है। ये ईसीजी बनती कैसे है उसको भी हम साथ साथ में देख रहे हैं। जैसे ही करंट इस नोड से बाहर आता है, जैसे ही करंट यहां से आ रहा है, तो करंट कहां, कौन से रीजन में जा रहा है? एक हिसाब से हमारे एट्रिया वाले रीजन में। जब हमारा एट्रिया पिचकता है, तो जैसे ही एट्रिया पिचकता है तो उसकी वजह से कौन सी वेव बनती है हमारी? वो बनती है हमारी पी वेव। तो मैं अगर कहूं कि पी वेव कब बनेगी, तो पी वेव जो बनती है हमारी, पी वेव बनती है तब जब हमारा क्या पिचकेगा? हमारा पिचक रहा होगा क्या? एट्रिया। एट्रिया जब पिचक रही है तो मैं कह सकता हूं पिचकने को हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है? डीपोलराइजेशन। तो मैं कह सकता हूं कि पी वेव कब बनेगी? तो पी वेव बनती है हमारी एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से, एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से। अब करंट यहां गया, अब इसके बाद जैसे ही करंट इस लो पे आता है, यानी कि एवी नोड पे आता है, और इसकी वजह से अब करंट कहां जाएगा? नीचे जाएगा, थोड़ा इधर और नीचे, और साथ साथ में इधर। जैसे ही करंट नीचे आता है तो हमारा कौन पिचकेगा? वेंट्रिकल। और जैसे ही वेंट्रिकल पिचकता है तो उसकी वजह से एक और वेव बनती है, और वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो छोटा होता है, तो वेव कैसे बनेगी? छोटी। नीचे वाला स्ट्रक्चर बड़ा होता है तो वेव भी कैसे बनेगी? बड़ी बनेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी कौन सा है? वेंट्रिकल। और अगर कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है हार्ट का, तो वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। यही तो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये पिचकता है, ये वाला हार्ट जैसे ही पिचका तो उसकी वजह से एक बड़ी वेव बनेगी, और इस वेव को हम वेव ना बोल के इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो हम देखेंगे बाद में। कॉम्प्लेक्स, तो इसका नाम दे देते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हमने दिया QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS कॉम्प्लेक्स मैं कह सकता हूं कब बना? जब हमारा क्या पिचक रहा है? वेंट्रिकल पिचक रहा है। और वेंट्रिकल पिचक रहा है तो वेंट्रिकल पिचकने को हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? डीपोलराइजेशन। तो मैं कह सकता हूं QRS क्यों बन रहा है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से हमारी कौन सी वेव बनी? कौन सी वेव? QRS कॉम्प्लेक्स। यस। अब मैं अगर ECG बनाऊं फिर से, तो पी वेव बनी, फिर QRS कॉम्प्लेक्स बना। पी वेव क्यों बनती है हमारी? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। QRS कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है हमारा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से। यही बात है। अब देखो, ये जो हार्ट पिचका, ये जो हार्ट हमारा था, ये हार्ट हमारा पिचक गया है। इस हार्ट को रिलैक्स भी तो होना है, और जैसे ही रिलैक्स होता है हार्ट, तो उसकी वजह से क्या होती है? एक वेव बनती है फिर से। और वेव रिलैक्स होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रिलैक्स तो होना ही होता है। तो वेव भी कैसे बनेगी? छोटी बनेगी। अब वेव छोटी बनेगी तो इसकी वजह से एक वेव बनती है ऐसे। तो इस वेव को नाम हमने क्या देंगे? टी वेव। और टी वेव क्यों बनती है? हमारा क्या रिलैक्स हो रहा है? हार्ट रैक। और हार्ट में केवल ऐसा नहीं है कि केवल ये वाला हार्ट रिलैक्स हो रहा है, हार्ट तो दोनों ही रिलैक्स हो रहे हैं। करेक्ट, दोनों ही रिलैक्स हो रहे हैं, तो दोनों ही हमारी वेव बनाएंगे। छोटा कौन सा? एट्रिया या वेंट्रिकल? एट्रिया। जो छोटा है, और हावी कौन होता है? छोटा वाला या बड़ा वाला? हमेशा हावी बड़ा वाला होता है। तो वेव एक्चुअली में जब ये बनती रिलैक्स होती है, कौन? एट्रिया रिलैक्स होती है तब भी बनती है। और जब ये भाई साहब भी रिलैक्स होते हैं, कौन? वेंट्रिकल भी रिलैक्स होते हैं, तब भी वेव बनती है। लेकिन बड़ा आदमी ये है तो बड़े की चलेगी। तो इसलिए वेव भी किसकी वजह से बनेगी? ये वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन कह सकता हूं, जब रिलैक्स हो। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की वजह से, तो मैं ये कह सकता हूं। अब यहां पे 2 वर्ड और समझ लीजिए। आज के बाद कभी भी ये वर्ड आए, एक वर्ड बोले रिलैक्सेशन, एक वर्ड बोले डायस्टोल, और तीसरा वर्ड आए
रिपोलराइजेशन। तो तीनों वर्ड का मतलब होता है सेम, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक ही वर्ड याद रखना है, रिलैक्स। और रिलैक्स मतलब री, और री कहाँ आ गया, रिपोलराइजेशन, ठीक है। जैसे अब इसका जस्ट अपोजिट करो, रिलैक्स का मतलब क्या था यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट ना, और कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोले थे, सिस्टोल, और सिस्टोल का क्या नाम था, डिपोलराइजेशन। तो हो गया ना याद। अगर आपने बस एक ही वर्ड याद रखा रिपोलराइजेशन, और री में ही याद रखना है हमारा कौन सा, रिपोलराइजेशन में रिपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन या डायस्टोल। तो ये इसका मतलब होता है जब आपका हार्ट क्या हो रहा हो, रिलैक्स हो रहा हो। हार्ट हमारा रिलैक्स तो सब कुछ रिलैक्स, यानी कि रिपोलराइजेशन। अब मैं बोलूं कि ये बताइए, ये जो वेव जिस टाइम पे हार्ट रिलैक्स करेगी तो उसकी वजह से कौन सी वेव बनेगी, टी वेव। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, टी वेव। अब ठीक है, अब याद कीजिए यहाँ पे बंडल ऑफ हिस से करंट आ रहा था, यहाँ पे एक और फाइबर्स भी तो थे ना, उन फाइबर का नाम क्या था, परकिंजी फाइबर। ये जो परकिंजी फाइबर होते हैं कभी कभी एक्स्ट्रा करंट दे देते हैं, लेकिन इतने भी करंट नहीं देते हैं कि वेव दिखे, लेकिन कभी कभी ज़्यादा दे देते हैं, और जब ज़्यादा दे देते हैं तो उसकी वजह से वेव भी दिख जाती है। और ये जो वेव बनती है, और वेव ज़्यादा, देखो अभी तक वेव कैसे बन रही थी, नुकीली नुकीली नुकीली, क्यों, क्योंकि अच्छा सा करंट मिल रहा था इसलिए। लेकिन अभी हमारे पास अच्छे से करंट नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से अब वेव भी कैसे बनेगी, छोटा बनेगी। और ये कैसे लग रही है, ऐसा नहीं लग रही जैसा उल्टा यू बना दिया मैंने। तो इसलिए इस वेव का नाम क्या होता है, यू वेव। इसलिए इसका नाम मैंने कौन सी वेव, यू वेव। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि लगातार यू वेव कब दिखेगी, हमने सुना है, हमने पढ़ा है क्या, कैलीमिया सुना है आप लोगों ने। ये तो हाइपर कैलीमिया हो जाता है पोटेशियम, या फिर हाइपोकैलीमिया हो जाता है जब पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। जब पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से कहाँ पे इरिटेशन होती है, वो होती है परकिंजी फाइबर में। परकिंजी फाइबर में इरिटेशन होने लगती है, तो इसकी वजह से आपके शरीर में भी क्या दिखेगा, ईसीजी में भी क्या दिखेगा, यू वेव, और लगातार दिखेगी। इसलिए हम उसको बोलते हैं कौन सा वेव, प्रोमिनेंट यू वेव। तो मैं कह सकता हूं कि हाइपोकैलीमिया में एक नोट डाल सकते हैं हम, हाइपोकैलीमिया में क्या दिखेगा, प्रोमिनेंट यू वेव। और क्यों दिखता है भाई ये, क्योंकि पोटेशियम की कमी की वजह से इरिटेट होने लगता है कौन, पुरकिंजी फाइबर, और पुरकिंजी फाइबर की वजह से क्या बन रहा था हमारा, यू वेव बन रही थी, इसलिए। ठीक है, चलो अब इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है साहब। अब मैं बात करूं डिसरिथमिया की, जो हमारी डिजीज कंडीशन थी। अभी हमें ईसीजी का बेसिक पता चल गया। अगर मैं बात करूं डिसरिथमिया की, तो डिसरिथमिया अगर देखा जाए तो डिसरिथमिया से पहले मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, रिदमिया, यानी कि नॉर्मल रिदम कब कहेंगे और एबनॉर्मल रिदम कब कहेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल रिदम कब कहेंगे, तो नॉर्मल रिदम, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कभी, साइनस रिदम, सुना है, साइनस रिदम। साइनस रिदम क्या होता है, ये हमारा हार्ट था, ये हमारा हार्ट है, हार्ट में हमारा कौन सा नोड था, ऐसे नोड, ऐसे नोड का नाम क्या था, साइनोएट्रियल नोड। तो साइनो, ये जो वर्ड है साइनो, तो साइनो से ही निकलता है वर्ड कौन सा, साइनस। साइनस मतलब ये रिदम, मतलब ऐसे करंट, ऐसी हार्ट रेट जो अभी तक करंट केवल और केवल कहां से जनरेट हो रही है, ऐसे नोड से। जब तक करंट ऐसे नोड से निकल रही है जो केवल एक ही है, तो तब तक हम उस रिदम को बोलेंगे कौन सी रिदम, साइनस रिदम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक करंट कहां से निकल रही है, साइनस से निकल रही है, साइनोएट्रियल से, तब तक हम उसे बोलेंगे साइनस रिदम। ये कितनी प्रकार की हो सकती है, तो अगर मैं बोलूं पहला पॉइंट कि नॉर्मल साइनस रिदम, नॉर्मल साइनस रिदम, तो ये बात समझ में आई। नॉर्मल साइनस रिदम मतलब जो, बताओ कितना करंट दे पा रहा था, ये 60 to 100 दे रहा था। जब तक ये 60 to 100 आ रही है तो सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए मैं इसको बोलूंगा कौन सी रिदम है ये, नॉर्मल साइनस रिदम। और जैसे ही ये करंट एक्स्ट्रा देने लगे, यानी कि इतना करंट दे कि मोर देन 100 हो जाए, और मोर देन 100 को क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, इसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। तो आपने सुना होगा साइनस
टैकीकार्डिया। क्या ये एबनॉर्मल है? ये इतना भी एबनॉर्मल नहीं है। इसमें केवल और केवल क्या दिख रहा है? इसमें केवल क्या दिख रहा है? केवल रेट ज़्यादा है, लेकिन करंट तो अभी तक कहाँ से आ रहा है? यहीं से, एसए नोड से, यानी कि साइनस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइनस टैकीकार्डिया। जब कभी भी किसी पेशेंट को साइनस टैकीकार्डिया होता है, जब कभी भी किसी पेशेंट का हार्ट रेट 100 से ज़्यादा, मान लो 150 ही हो गया, और हमें उसका इलाज करना है, हमें उसका क्या करना है? इलाज करना है। तो इलाज करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि हार्ट रेट को क्या कर दो? कम कर दो। और हार्ट रेट को बिना दवाई के कम करने का एक तरीका होता है कि वेगस नर्व जो होती है उसकी स्टिमुलेट कर दो। तो मैं कह सकता हूं इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? वेगस स्टिमुलेशन। और वेगस नर्व स्टिमुलेशन में हम क्या करते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये जो कैरोटिड आर्टरी है हमारी, वहाँ पे कैरोटिड साइनस होते हैं, तो जो वेगस नर्व का ब्रांचेस होते हैं वहाँ, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? ऐसे ऐसे इरिटेट करते हैं वेगस नर्व को, यानी कि इस मसाज को बोलते हैं, कहाँ? कैरोटिड पे कर रहे हैं, तो इस मसाज को बोलते हैं कैरोटिड मसाज। कौन सी मसाज? कैरोटिड मसाज। जब हम ये मसाज कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से आपकी वेगस नर्व क्या हो जाती है? इरिटेट। और वेगस नर्व इरिटेट हुई तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम। तो साइनस टैकीकार्डिया इतनी बुरी कंडीशन नहीं है। ठीक साहब, चलो फिर अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि अगर ये जो हार्ट था हमारा, एसए नोड और एवी नोड, ये तो था, अगर करंट यहीं से आ रहा है, लेकिन अब करंट क्या हो गया? स्लो हो गया। और स्लो इतना हुआ कि 60 से कम हो गया। आपकी हार्ट रेट किससे कम होगी? 60 बीट पर मिनट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। लेकिन ब्रेडी के आगे क्या वर्ड ऐड करना पड़ेगा? साइनस। तो इसको बोलेंगे साइनस ब्रेडिकार्डिया। कोई दिक्कत नहीं? तो यानी कि हमें पता चला 3 टाइप के साइनस होते हैं, साइनस रिदम। एक नॉर्मल साइनस रिदम, दूसरा साइनस ब्रेडिकार्डिया। जब साइनस से ही करंट आ रहा है, एसए नोड से ही करंट आ रहा है, लेकिन कम आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया कब देखा जाता है? मोस्टली जो लोग एथलीट होते हैं ना, ये एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, ये जैसे आपने देखा होगा, तो उनको देखा जाता है साइनस ब्रेडिकार्डिया। ये नॉर्मल कंडीशन होती है उनकी। तो मैं कह सकता हूँ ये किस में देखी जाती है? एथलीट्स। एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि एथलीट में क्या देखा जाएगा? साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया, साइनस नॉर्मल रिदम। तो उन लोगों में क्या होती है? उनकी हार्ट रेट थोड़ा कम हो जाती है। ठीक है, ये एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन है। चलो साहब, तो ये तो थी हमारी कुछ नॉर्मल चीज़ें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? ठीक। अगर मैं बात करूं अब डिसरिदमिया की, अगर मैं बात करूं अब डिसरिदमिया की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये आएगा कि डिसरिदमिया का मोस्ट कॉमन कारण क्या है? एक। और दूसरा क्वेश्चन आपने सुना ही होगा कि एमआई का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? डिसरिदमिया। क्यों? देखो, जब कभी भी एमआई होता है, एमआई में क्या होता है? ये हमारी एओर्टा है, एओर्टा से एक निकलती है हमारी कौन सी नर्व, कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी। ये ब्लॉक हो जाती है, और मोस्ट कॉमनली ये ब्लॉक होती है। तो उसकी वजह से आपको जब ब्लॉक होगी तो उसके आपको क्या होने लगते हैं? हार्ट अटैक आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एमआई। तो उसकी वजह से क्या होता है? आपके ईसीजी में भी गड़बड़ हो जाती है, और ईसीजी भी गड़बड़ होती है, और साथ साथ में एमआई के बाद क्या होता है कि हार्ट कम आती है। तो उसकी वजह से जब हार्ट को गड़बड़ी लगने लगती है, तो हार्ट को लगता है कि शायद मेरे साथ कुछ बुरा इस वजह से हो रहा हो, कि शायद मेरे साथ इस वजह से बुरा हो रहा हो कि मेरा जो एसए नोड है इसकी कमी हो रही है। तो एमआई क्या करता है? एमआई होने के बाद हमारा हार्ट क्या करता है? ऑटोमेटिकली जनरेट करता है क्या चीज? अलग से सेम इसी की तरह, सेम टू सेम इसी की तरह क्या बनाएगा? अलग से एक क्या बनाएगा? एसए नोड ही बनाएगा। समझ रहे हो? कुछ नहीं बना रहा है, अलग से क्या बना रहा है? एसए नोड बना रहा है। एसए नोड बना रहा है, साथ साथ में कहां बना रहा है? एट्रियल में बना रहा है। ठीक है, एट्रियल में बना रहा है। तो यहां पे मैं इसको बोल सकता हूं एट्रियल फ्लटर। सुना है आप लोगों ने कभी? ठीक है, एट्रियल फ्लटर क्या होता है? जब एमआई में क्या होने लगता है, इसको फिर से समझते हैं, जरा दोबारा बनाऊंगा, है ना। तो पहला डिसरिदमिया की हम बात कर रहे हैं, वो है हमारा एट्रियल फ्लटर।
अब एट्रियल फ्लटर क्या होता है, ये हमारा हार्ट, ये है हमारा एसए नोड, उनको बोल दो थोड़ा सा, ठीक ठीक रहने दो। आर्टरियल फ्लटर की बात करते हैं तो एट्रियल फ्लटर क्या होता है कि जब नॉर्मल साइनस रिदम यहां होना चाहिए था, नॉर्मल एसए नोड यहां होना चाहिए था, तो अभी तक सब कुछ कहानी ठीक थी, लेकिन अब एमआई आया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ। जैसे ही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, जैसे ही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, उसकी वजह से हमारे और भी ज़्यादा क्या बनने लगते हैं, सेम टू सेम फोकाई बनने लगते हैं। जैसे ये फोकाई था, वैसे ही अलग से क्या बनने लगते हैं, फोकाई। फोकाई इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि अब देखो, अभी तक फोकस कहाँ पे था, एसए नोड जहाँ से करंट आ रहा था, लेकिन अगर उसी ही की तरह सेम टू सेम स्ट्रक्चर सेल बन गया वहाँ पे, तो ये भी सेम काम ही तो करेगा। तो फोकाई यानी कि अब इसका फोकस कहाँ हो गया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा एसए नोड बनेंगे उतने ज़्यादा फोकस कहलाएंगे, समझ गए। तो अब होना तो इसको नॉर्मल जगह यहाँ चाहिए था, लेकिन अब ये वहाँ नहीं है, वहाँ की जगह कहाँ हो गया, दूसरी जगह हो गया। तो आपने सुना होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है, होनी तो यूट्रस में चाहिए, लेकिन अगर वो कहाँ हो जाए, आपके फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक। तो इसी को हम बोलते हैं कौन सी प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई नहीं, एक्टोपिक क्यों कहा इसको, क्योंकि अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे, तो यहाँ भी क्या हुआ, अपनी जगह को छोड़ के यहाँ पे इसने क्या बना लिया, और जगह भी फोकस बना लिया। तो ये एट्रियल फ्लटर का कारण क्या होता है, पहले तो ये होता है एमआई, ये तो समझ में आ गया ना आपको, एमआई है, ठीक है, एमआई है, लेकिन ये हो क्यों रहा है, ड्यू टू किसकी वजह से, एक्स्ट्रा, हाँ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा फोकाई। और फोकाई कौन सी वाली, एक्टोपिक फोकाई। एक क्वेश्चन नंबर ये कि एक्स्ट्रा एक्टोपिक क्या बनने लगी है, फोकाई बनने लगी है ना। चलो, तो एक्स्ट्रा फोकाई बनी। अब ये काम क्या करेगी, अब ये जो काम करेगी, ये भी करंट देगी, करंट देगी, करंट देगी, करंट देगी। अभी तक क्या हो रहा था, अगर मैं इसका ईसीजी देखना चाहूँ, अगर मैं इसका ईसीजी देखना चाहूँ, तो इसका ईसीजी कैसा बन रहा था, अभी तक नॉर्मल ईसीजी यूं होता था, ऐसे कुछ होता था ना, टी वेव, और ये तो होता था। अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल ईसीजी क्या होता है, तो नॉर्मल ईसीजी ऐसा होता था, पी क्यू आर एस, ठीक है, और टी वेव ऐसा। लेकिन यहां पे क्या होगा, अब आप लोग बताइए मुझे, ये हमारा हार्ट है, हार्ट में यहां से भी करंट आ रहा है, यहां पे भी करंट आ रहा है, यहां पे भी करंट आ रहा है, यहां पे भी करंट आ रहा है। अब सोचो, अगर मैं इसकी ईसीजी बनाना चाहूं, अगर मैं इसकी ईसीजी बनाना चाहूं, तो इसकी ईसीजी कैसे बनेगी, पॉइंट नंबर 1, इसकी जो ईसीजी बनेगी, पहली एक पी वेव बना, जैसे ही यहां से करंट आया तो एक पी वेव इसकी वजह से बना, ठीक है। दूसरी पी वेव कब बनेगी, जब ये वाला निकालेगा, तीसरी पी वेव जब ये निकालेगा, चौथी ये। जितने ज्यादा एक्टोपिक होंगे, जितने ज्यादा एक्टोपिक फोकाई होंगे, उतनी ज्यादा कितनी बनेगी, पी वेव। क्योंकि क्या दिक्कत केवल किस में है, एट्रियल। कोई वेंट्रिकल में कोई दिक्कत है नहीं, जब वेंट्रिकल में दिक्कत ही नहीं है, तो इसकी वजह से क्या बनेगा, पी वेव। तो अब हमने कितने फोकाई बनाए, 4 बनाए, तो 4 बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद अगर मैं चाहूँ सेम चीज़, कितने पी वेव बनी, 4। फिर उसका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल, फिर उसके बाद फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। तो अब देखो, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे किसी के दांत हो। और ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके दांत होते हैं, जिसको हम काटने में यूज करते हैं, सौ को इंग्लिश में क्या कहते हैं नीतीश, और हिंदी में, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं, हरी, ठीक है। और दरंती किसको बोलते हैं, फिर दरंती बोलते हैं ना किसी को, दरंती ऐसा होता है, सिकल बोलते हैं दरंती को, ऐसे, वो सिकल सेल एनीमिया में होता है। तो यहाँ पे जो होगा, अब यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, 100 बना, तो 100 पैटर्न, मैं कहता हूँ 100 की तरह टूथ हैं इसके। अब क्वेश्चन में ये आता है कि 100 टूथ पी वेव,
तो सो टूथ पी वेव किस में बनेगी हमारी? एट्रियल फिब्रिलेशन। या तो पी वेव लिखेगा यहाँ पे या बोलेगा एट्रियल फ्लटर, सॉरी सो टूथ ईसीजी, इसी को ही बोलते हैं सो टूथ ईसीजी बोले या सो टूथ पी वेव, किस में देखी जाती है? एट्रियल फ्लटर में। ठीक है, तो फ्लटरिंग की बात हमने कर ली। फ्लटर मतलब होता है, थोड़ा बहुत अगर आपको पता नहीं है तो फ्लटर मतलब होता है फड़फड़ाना। फ्लटर मतलब होता है फड़फड़ाना। अब जो हार्ट होता है, हार्ट क्या होता है? ये हमारा एट्रियल है, ये हमारा वेंट्रिकल है। तो ऊपर वाला हार्ट यूं 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 फड़फड़ाता है, लेकिन थोड़ा कम फड़फड़ाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम फड़फड़ाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? एट्रियल फ्लटर। ठीक है, नेक्स्ट एक डिसरिदमिया होता है, अभी तक तो था एट्रियल फ्लटर। अब जब ये हार्ट अति फड़फड़ाने लगे, यूं 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 ऐसे फड़फड़ फड़फड़ फड़, तो उसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन है एट्रियल फिब्रिलेशन। अब एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है वो समझिए। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है? ये हमारा फिर से हार्ट है, सेम कंडीशन, पेशेंट को एमआई आया, एमआई आने के बाद ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है? होना ऐसे नोड यहाँ चाहिए था, लेकिन ऐसे नोड कहाँ बन गया? अभी तक ऐसे नोड कितने बन रहे थे? 4 4 4 5, लेकिन अब कितने बनेंगे ऐसे नोड? अब बनेंगे बहुत ज़्यादा। ये ऐसा लग रहा है जैसा क्या है, मक्का। मक्का खाया आप लोगों ने? मेज़, मक्के को क्या बोलते हैं? सुना है मेज़। तो ये कैसा लग रहा है? मेज़ की तरह लग रहा है ना, मक्के की तरह। जब हमारे एक्स्ट्रा फोकाई होने लगे, अब एक्स्ट्रा फोकाई कितने बन गए? एक्स्ट्रा फोकाई अब कितने बन गए? मल्टीपल बने, नहीं बने? तो मैं कह सकता हूं मल्टीपल एक्स्ट्रा फोकाई बनने लगे। तो उसकी वजह से अब सोचो जरा, करंट कैसा आएगा? एक करंट आएगा, बहुत सारे करंट आएंगे, बहुत सारे, यहां से करंट, 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 इतने सारे करंट आ रहे हैं। तो इतने सारे जब करंट आ रहे हैं तो उसकी वजह से पी वेव, अब मैं अगर इसकी ईसीजी देखना चाहूं तो ईसीजी कैसे बनेगी? क्या नॉर्मल बनेगी? देखो, जब तक ये एक पी वेव बनाने वाला है तब तक साइमल्टेनियसली ये भी देगा, तब तक ये कैसे देगा? साथ में यहां देगा। जब तक ये बनने वाली होगी तब तक ये देगा, तब तक ये बन देगा। इसका मतलब ये है कि ये ईसीजी में पी वेव को बनने ही नहीं देगा। तो मैं कह सकता हूं पी वेव कुछ ऐसी हो एक, और लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? नॉर्मल, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कोई दिक्कत है नहीं है। फिर से पी वेव हो सकता है यहां पे मैं अभी एब्सेंट कर दूं, कोई दिक्कत, क्योंकि बनने ही नहीं देगा। तो मैं तो कह सकता हूं मैं एब्सेंट ही कर दे, बिल्कुल ही स्लो 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 आए, वो बने ही ना, नाक के बराबर। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल, या हो सकता है कुछ ऐसे 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 दिखे। तो अगर आपको बोले कि एट्रियल फिब्रिलेशन में ईसीजी कैसे दिखती है, तो ईसीजी यानी कि मैं कह सकता हूं ये फिब्रिलेटरी है। फिब्रिलेटरी मतलब फड़फड़ाने वाली, कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ा रही है। ठीक है, यानी कि यस, फिब्रिलेटरी क्या? पी वेव। और किससे पहले? बिफोर हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले। या फिर और मैंने यहां पे कोई पी वेव बनाई तो मैं कह सकता हूं एब्सेंट पी वेव, एब्सेंट पी वेव बिफोर, किससे पहले? और हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले, ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? बताओ, क्या ये बात समझ में आई कि फिब्रिलेटरी पी वेव है, ठीक है, और यह एब्सेंट पी वेव है हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले। क्यों मनीष? डन। तो ये थे दो, यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर। फ्लटर में बस हल्के हल्के यूं फड़फड़ा रहा है और फिब्रिलेशन में बिल्कुल ज़्यादा फड़फड़ा रहा है। अब मैं क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूं आपसे कि एवी रेशो क्या होगा। तो एवी रेशो क्या होगा उससे पहले ये समझते हैं एवी रेशो होता क्या है। आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एवी रेशो क्या होता है। तो क्या होता है एवी रेशो? एवी रेशो मतलब मान लीजिए हमारा हार्ट है, ये वेंट्रिकल है, कितने बार वेंट्रिकल पिचक रहा है, सिस्टोल कर रहा है, कितने बार वेंट्रिकल पिचक रहा है। तो जितने बार नॉर्मली क्या होता है, जितने बार वेंट्रिकल पिचकता है उतने ही बार एट्रियल पिचकता है, जितने बार एट्रियल पिचकता है उतने ही बार
वेंट्रिकल पिचकता है, ये तो पढ़ा है हमने। जितने बार ये पिचकेगा उतने बार ये पिचकेगा। अगर मैं बोलूं एवी रेशियो, पहला पॉइंट नंबर 1, साइनस रिदम में क्या होगा। अगर मैं बोलूं साइनस रिदम में क्या होगा, तो साइनस रिदम में क्या था, ये करंट जाएगा ये भी करंट जाएगा, यानी कि सब कुछ बराबर। तो एवी रेशियो साइनस रिदम में क्या होगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर रेशियो। तो मैं कह सकता हूं एवी रेशियो इन साइनस रिदम विल बी 1:1। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये फड़फड़ाया 50 बार, कितने बार, 50 बार, और ये कितने बार फड़फड़ाया, ये भी फड़फड़ाएगा 50 बार। तो अगर इसका एवी रेशियो निकालना चाहूँ तो कितना आएगा। अगर ये एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये फड़फड़ाया 72 बार, तो ये भी कितने बार करेगा, तो एवी रेशियो कितना आएगा। तो साइनस रिदम में कितना आएगा, 1:1, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं बोलूं व्हेन सेकंड कंडीशन लेते हैं, साइनस टैकीकार्डिया की। अब मुझे बताइए साइनस टैकीकार्डिया में भी करंट कहां से आ रहा था, यहीं से। अभी तक करंट तो केवल यहीं से आ रहा ना, करंट तो यहीं से आ रहा। जब करंट यहीं से आ रहा है तो मतलब चाहे ये, अगर ये 150 बार पिचकेगा 150 बार ये भी तो पिचकेगा, करेक्ट। तो मैं कह सकता हूं अगर मैं एवी रेशियो निकालूं साइनस टैकीकार्डिया का, तो एवी रेशियो 150 बार निकाल लो, ये भी 150 बार, तो आएगा कितना, चाहे कितने भी आए, तो एवी रेशियो कितना आ रहा है, 1:1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बोलूं एवी रेशियो ऑफ, तीसरा पॉइंट साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया की बात करें, अभी तक करंट तो कहां से आ रहा है, यहीं से, ऐसे नोड से आ रहा है। अब बस एक ही तो अंतर है कि करंट इतना आ रहा है कि 60 से कम आ रही है। तो मैं कह सकता हूं मान लो 50 आई, तो वो भी, ये भी तो 50 बार ही करेगा, तो कितना आ रहेगा, 1:1। तो एवी रेशियो साइनस ब्रेडिकार्डिया का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना आता है, साइनस टैकीकार्डिया का पूछा जाता है, और साइनस नॉर्मल साइनस का पूछा जाता है, तो कितना आएगा, कोई दिक्कत, कुछ भी पूछे ये। अब बात करते हैं, यस, तो ये तो था नॉर्मल चीज। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा ये एट्रियल की बात करते हैं। अगर मैं बोलूं एवी रेशियो, किस चीज में ढूंढना है हमें एवी रेशियो, पहला पॉइंट एट्रियल फ्लटर में। अगर मैं बात करूं एवी रेशियो एट्रियल फ्लटर की, तो ये देखो, ये हमारा हार्ट था, हार्ट में कितने फोकाई बन रहे थे, 4 या 3 या 2, जितने फोकाई होंगे उतने ही आपका एवी रेशियो होगा। कैसे, सपोज कीजिए एक फोकाई है, एक तो हो ही नहीं सकता है, सपोज कीजिए 2 है, तो 2 है तो 2:1, कंडीशन नंबर 1, यानी कि फोकाई कितने हैं, 2। अगर मैं बोलूं कंडीशन नंबर 2, फोकाई कितने बने, 3 बने, तो एवी रेशियो कितना होगा, एवी रेशियो कितना हो गया, 3:1, यस, एवी होगा 3:1। अगर मैं कंडीशन नंबर 3 रखूं कि मैं बोलूं फोकाई बना आपके, एक्टोपिक फोकाई बने 4, तो क्या होगा, एवी रेशियो कितना होगा, 4:1। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं क्या, इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि जो एवी रेशियो है एट्रियल फ्लटर का, इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं जो एवी रेशियो है एट्रियल फ्लटर का, वो कितना है, वो हो सकता है आपका 2:1 है, हो सकता है 3:1 है, हो सकता है 4:1 है। मोस्टली इतना ही होता है, ज्यादा से ज्यादा 5, इससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, ज्यादा 4 भी हो सकते हैं, किसी किसी बुक में 5 भी होंगे, लेकिन 4 से ज्यादा वैसे मैंने देखे नहीं। 4, तो इतना समझ गए, 4:1। अगर मैं बोलूं कि एट्रियल फिब्रिलेशन में कितना होगा, तो अब बताओ जरा, इसमें थोड़ा सा लगाओ दिमाग। यस, एट्रियल फिब्रिलेशन इसलिए तो है क्योंकि बहुत सारे फोकाई बन रहे हैं, इसमें 10 से ज्यादा बनते हैं, 8 से ज्यादा बनते हैं, इतना। तो अब मैं बोलूं जितना, अब ये एट्रिया था, एट्रिया में कितने फोकाई बने थे, हद से ज्यादा, है ना, ये भी फोकाई, ये भी फोकाई, ये भी फोकाई। तो मैं कह सकता हूं एवी रेशियो कितने ज्यादा हो जाएगा, अगर 8 है तो 8:1, है ना।
9 है, 9:1, 10:1, ऐसा ही तो होगा, समझ गए। तो AV रेशियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन अभी तक 8:1:9:1 ऐसा करके समझ गए। ओके, जब इतना आ गया तो ये था बेसिक। ये तो था हमारा किसका डिसरिथमिया, एट्रियम का, ठीक है। ये डिसरिथमिया था हमारा एट्रियल का। अब MI हुआ, जरूरी थोड़ी है फोकाई कहाँ बने। मान लो आपको MI हुआ, मान लो आपको फिर से क्या हुआ, MI हुआ। आपको हुआ MI होने के बाद फिर से आपके साथ बुरी कंडीशन हुई। अभी आपके MI फोकाई बनने, अभी तक कहाँ बन रहे थे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब फोकाई बन रहे थे, अब यहाँ ना फोकाई बन के अब कंडीशन क्या हो गई आपकी, अब कंडीशन ये हो गई कि जो ऐसे नोड जहाँ यहाँ था वही ऐसे नोड अब कहाँ आ गए, वेंट्रिकल में। जब फोकाई आपके एक्टोपिक फोकाई आपके वेंट्रिकल में बनने लगे, वेंट्रिकल में बनने लगे लेकिन कम बने, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर फ्लटर। पहले फ्लटर, अगर कम है तो फ्लटर और ज्यादा है तो फिब्रिलेशन। तो हम फ्लटर व्लटर की बात नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम लेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की। और ये भी कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसकी तरह है, मेज की तरह है ना, मक्के की तरह। क्यों बोल रहा हूँ मेज, इसका काम आएगा भाई, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ ना, मेज 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 मेज। ये क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ से। अगर मैं बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया केवल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन में इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की बात कर रहा हूँ। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में अगर हम देखें तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो बनता है हमारा क्या, फोकाई बनेंगे बहुत ज़्यादा। और फोकाई कहाँ बन रहे हैं, वेंट्रिकल में। अब ये बताओ मुझे, जब कभी वेंट्रिकुलर में फोकाई ज़्यादा बनते हैं तो अब करंट तो यहाँ जाना चाहिए था, करेक्ट, करंट यहाँ से जाना चाहिए था, तो नॉर्मल था। लेकिन सेम चीज़ यहाँ बन गया तो करंट यहाँ से भी बनने लग गए, तो क्या अब आपका हार्ट अच्छे से फड़फड़ाएगा, नहीं। तो हार्ट बिल्कुल भी नहीं फड़फड़ाएगा, हार्ट ऐसे यूं 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 बस यूं हिलने लगता है ऐसे, इसको बोलते हैं फिब्रिलेशन। तो इसी को बोला जाता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इतनी बुरी कंडीशन होती है कि आपका हार्ट बिल्कुल काम नहीं करता है, और हार्ट काम नहीं करता तो यानी कि कार्डियक आउटपुट बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो। और कार्डियक आउटपुट जीरो तो आप भी जीरो, आप मर जाओगे। तो इसलिए इसको ठीक करने का तरीका क्या हो सकता है हमारा, पहले इसकी ECG देखते हैं। अगर मैं बोलूँ इसकी ECG, तो इसकी जो ECG होगी, इसकी ECG कुछ नहीं होगी। इसकी ECG कैसी होगी, यू 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 ऐसे, यानी कि फिब्रिलेटरी होगी। ना ये P वेव बनने देगा, ना ये T वेव बनने देगा, ना ये QRX कॉम्प्लेक्स बनने देगा। तो इसकी ECG कैसी होती है, यू, सबसे बेकार गरीबी। तो जब कभी भी आपको मॉनिटर में ऐसे दिखे तो तुरंत सबसे पहले CPR नहीं देना है। क्वेश्चन आएगा आपके पास, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या करो, तो ऐसे पेशेंट को कभी CPR नहीं देना है। पहले एक मशीन आपने देखी होगी जो पिक्चर में करंट लगाते हैं, क्या 1 2 3 4 और काउंट झूम करके करंट लगाते हैं, तो उसी को बोला जाता है डिफिब्रिलेटर या डीफैब। उसी को हम क्या बोलते हैं, करेक्ट, इसी को तो बोलते हैं डीफैब। तो हम इसको क्या देंगे, डिफिब्रिलेटर, यानी कि डीफैब देंगे। तो करंट देते हैं तो इसको ये कर देते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा ये याद रखना, पहले डीफैब देते हैं। तो कैसे देते हैं ये थोड़ा सा समझिए। पहले हमेशा डीफैब करेंगे, फिर उसके बाद हमेशा क्या दोगे आप, CPR। ये तो क्वेश्चन आया था आपके पास इस बार, आज का पेपर ये था ना, कि जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाला पेशेंट है उसको आपने क्या किया, वो बेहोश हो गया, डीफैब दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे, डीफैब के बाद सबसे पहले तो डीफैब देते हैं, देने के बाद थोड़ा सा उसकी आर्टरी चेक करते हैं, क्या पता आ गई हो, अगर नहीं आई तो तुरंत क्या दो, CPR, ठीक है। डीफैब देते हैं, CPR देते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, अगर आ गई फिर चेक करते हैं, नहीं आए तो फिर से रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, ऐसे, ठीक है। 3 से 4 साइकिल करते हैं, ऐसे हम करते हैं डीफैब। सबसे डेंजर डिसरिथमिया होता है हमारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जब कभी भी हो तो उसको क्या दो, डीफैब दो, ठीक है। क्या बात समझ में आई, ओके। अब 2-4 इनके कॉम्प्लिकेशन बता देता हूं मैं, साथ साथ में लगे हाथ। कॉम्प्लिकेशन,
कॉम्प्लिकेशन अगर मैं बोलूं एट्रियल फ्लटर का, तो एट्रियल फ्लटर का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है समझिए, या एट्रियल फिब्रिलेशन का। फिब्रिलेशन देखो, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा वेंट्रिकल है। हार्ट के होते हैं 4 चैम्बर, करेक्ट, ऐसे ही चैम्बर होते हैं। ऊपर से जो भी ब्लड होता है वो उसको नीचे जाना होता है, ब्लड होता है नीचे जाना होता है। होता है कैसा है कि ऊपर वाला जब रिलैक्स, हार्ट पूरा रिलैक्स होता है, कंप्लीट रिलैक्स में, तो ब्लड आ जाता है यहाँ। कम से कम आता है ब्लड हमारा 70 से 85% ब्लड तो आ जाता है, ठीक है। बाकी बचा कुचा ब्लड जो इधर उधर होता है, ये कब आता है, जब ये हमारा हार्ट अच्छे से पिचक जाता है। और जैसे हार्ट पिचेगा वो ये ब्लड बचा कुचा भी बाहर, यानी कि 100% तब आएगा जब पहले रिलैक्स था तो उस स्टेज को हम क्या बोलते थे, डायस्टोल। और जब पिचक रहा था तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। जब रिलैक्स होता है तो उस टाइम पे 85% ब्लड आ जाता है। अब उसके बाद जो वेंट्रिकुलर क्या होगा, सिस्टोल। जब ये पिचकता है तो ये ब्लड आ जाता है, समझ रहे हो, ठीक। लेकिन ये तब हो रहा था जब एसए नोड हमारा अच्छे से काम कर रहा था, नॉर्मल काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे एसए नोड 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ तो 2 3 4 है। और जब 2 3 4 हो जाता है, ये 5 6 हो जाता है इनमें, तो अब क्या उसको अच्छे से रिलैक्स होने के टाइम देगा, नहीं देगा। रिलैक्स किसको नहीं देगा टाइम, एट्रिया को। अब रिलैक्स होने का टाइम नहीं देगा, ये जो ब्लड था एक्स्ट्रा, क्या भी वो वापस जा पाएगा अंदर, नहीं जाएगा। लेकिन वो वहाँ नहीं जा रहा है, तो अगर ब्लड वहीं का वहीं है तो क्या थक्का नहीं बनेगा, क्लॉट्स बनेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस और थ्रोम्बस, एम्बोलाई ये घूमेंगे ना पूरे शरीर में। तो थ्रोम्बस जो होता है इसका कॉम्प्लिकेशन होता है दोनों के, फॉर्मेशन ऑफ समझ रहे हो, तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। तो ऐसे पेशेंट को अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, ट्रीटमेंट हो, तो आपको क्या क्या ऐसी ड्रग देनी चाहिए, ब्लड थिनर देनी है, नहीं देनी है, देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को हमेशा चलती रहती है क्या, ब्लड थिनर, समझ गए। ये इसका ट्रीटमेंट था ऐसा वाला, ठीक। यस, क्या आया था आज, पेशेंट है, हाँ, 2 घंटे पहले 2 घंटे से चेस्ट पेन हो रहा है, फिर उसको डायग्नोस किया गया मायोकार्डियल इंफार्क्शन। कौन सी ड्रग देंगे, एस्पिरिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे। चलो नेक्स्ट, हाँ कोई बात नहीं, अगली बार गलत मत करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सर्जरिकल ट्रीटमेंट क्या करोगे, सर्जरी क्या करोगे ऐसी बीमारी का, तो क्या करना चाहिए हमें सर्जरी। देखो है जी नहीं, अब मान लो यहाँ देखो, चाहे वो एट्रियल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन था या वो था, असली दिक्कत क्या थी, ये था ना, फोकाई थे, लेकिन मेन तो ये था। अब क्या करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, हार्ट सर्जरी करते हैं, फिर एक मोनोपोलर जैसा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ है, इनको क्या कर दो, जला दो, इनको क्या कर दो, जला दो, जला दो, जला दो, जला दो, जला दो, तो ये फिर ठीक हो जाते हैं। तो लेकिन ये थे किसकी तरह, किसकी तरह थे, अरे कौन से स्ट्रक्चर की तरह थे, ये मेज की तरह। तो इस सर्जरी का नाम क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मेज सर्जरी किसके लिए की जाएगी, एट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लटर एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए, समझ गए। तो मेज सर्जरी इसलिए करते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया हो। बाकी ज़्यादा पढ़ने के लिए आप हमें ज्वाइन करें एकॉन में, लाइव क्लासेस भी चलती है, ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है। अभी हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इसी फैब में, 22 तारीख को शुरू कर रहे हैं, और ऑनलाइन पहले ऑनलाइन करेंगे, नेक्स्ट मंथ मार्च में हमारा ऑफलाइन है। तो जल्दी आप ज्वाइन करें, लिमिटेड सीट्स होती है, और हम बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल डिटेल में पढ़ाते हैं आप लोगों को, और पूरा फोकस होता है आपकी पढ़ाई में और आपका एग्ज़ाम को क्लियर करवाने में। तो जल्द से जल्दी टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराएं। प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, आगे भी आप तैयारी करें और जल्दी से अकाउंट को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं।